भारत सरकार खुलकर सामने नहीं आ रही है, खुलकर बोल नहीं रही है, जो गलत हो रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर में, उसको बोल नहीं रही है। ट्रंप जी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और जो वो बार-बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है? अमेरिका हमेशा लैटिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड मानते रहा है और हम जो चाहेंगे वहाँ वो करेंगे और वहाँ की राजनीति, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के जितना भी मतलब चाल-ढाल हम सँभालेंगे और अमेरिका से सबसे नज़दीक अगर कोई देश और कोई रीजन पड़ता है तो वो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ पड़ते हैं। ट्रम्प का इंटरेस्ट अलग है, जैसे इराक में हुआ 2003 में, चाहे और भी लीबिया में हुआ। लीबिया और इराक में रेजिम चेंज हुए थे, यहाँ पे रेजिम चेंज नहीं हुए। इन्होंने प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को गिरफ्तार करके और किडनैप करके और कैप्चर करके यहाँ पे ले आए, न्यूयॉर्क में वो ले आए और उनकी जगह पे मुड्रो के ही पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको वहाँ पे सत्ता में काबिज कर दिया गया है। डॉलर के अस्तित्व को नकार रहा था वेनेजुएला, जो उसका पेट्रोल भंडार था, तो वो डॉलर से ना लेके यूनान से खरीदारी करी थी। इस बात पे कितनी सच्चाई है, इसकी क्या कहानी है? कि वेनेजुएला का सबसे ज्यादा जो तेल है वो चाइना खरीदता था। यूएस चाइना को भी एक सबक सिखाना चाह रहा है, चाइना पे भी अटैक करना चाह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल दुनिया में एकदम हलचल मची हुई है। उस हलचल का कारण है वेनेजुएला, जिसे अमेरिका ने जिस पर हमला किया, हमला कहेंगे या किडनैपिंग कहेंगे, और उनके राष्ट्रपति को उठाकर ले गए यूएस और कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट में पेश किया गया तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे कैप्चर किया गया। वहां पर उनकी पत्नी भी आई, जिनके चेहरे पर निशान भी थे। कहा गया कि जब उन्हें पकड़ा जा रहा था तो ये निशान उस दौरान हुए। ये पूरी कहानी क्या है, अमेरिका के इस कदम को कैसे इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है और भारत ने जो अपनी रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन का क्या मतलब है, इन सब को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार संजय कुमार जी हैं, जो गल्फ न्यूज से ताल्लुक रखते हैं। आज हमारे साथ हैं। इस मसले को आपको पूरे सही तरीके से समझाएंगे कि क्या हुआ, क्या होना था और ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रंप जी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और जो वो बार-बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है और भारत की चुप्पी का क्या अर्थ है। ये सब समझने के लिए संजय जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने द स्वतंत्र के लिए वक्त निकाला। इस पूरे मामले को किस तरह से आप देख रहे हैं और किस तरह से समझा जाए, एक सुपर पावर एक देश के अंदर घुस जाता है और उनके राष्ट्रपति को ले जाता है, ये पूरी कहानी क्या है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, अमेरिका हमेशा लैटिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड मानते रहा है, एक ऐसा क्षेत्र मानते रहा है जहाँ पे ये समझता है कि वो हमारे प्रभुत्व में आता है और हम जो चाहेंगे वहाँ वो करेंगे और वहाँ की राजनीति, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के जितना भी मतलब चाल-ढाल हम सँभालेंगे। ये अमेरिका हमेशा ये सोचते रहा है, वही मुनरो डॉक्ट्रिन जो जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, जो 1863 वगैरह में आया था, मुनरो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन बनाया था और अमेरिका से सबसे नज़दीक अगर कोई देश और कोई रीजन पड़ता है तो वो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ पड़ते हैं और इसीलिए वो अमेरिका यहाँ पे काफ़ी प्रभाव एक्सर्ट करता है। अमेरिका का जो ज्योग्राफी है, वो समझिए कि जो प्रशांत महासागर है और जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन डिवाइड करता है एक्चुअली यूरोप को अमेरिका से, और जो जिसकी वजह से अमेरिका एक सिक्योर्ड कंटिनेंट है, एक सिक्योर्ड नेशन है। वहाँ पे लोग अटैक करना आसान नहीं होगा और पहुँचना आसान नहीं होगा। तो इस वजह से एक अमेरिका का एक रहा ये भौगोलिक स्थिति और अमेरिका का ये सोच रहा है। वेनेजुएला की जहाँ तक बात है, पिछले 2 दशक से ज़्यादा से ये अमेरिका कोशिश करता रहा है वहाँ पे परिवर्तन लाने के लिए, रेजिम बदलने के लिए। पहले जो चावेज़ थे, काफ़ी पॉपुलर सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो अमेरिका घोर कट्टर विरोधी अमेरिकन थे वो। अमेरिकन विरोध में वो हमेशा वो उनकी राजनीति रहती थी और तो वो चावेज़ को नहीं बेदखल कर पाए, लेकिन ये ट्रम्प थे। ट्रम्प ट्रम्प का इंटरेस्ट अलग है। देखिए, एक चीज़ ये है कि ये
रेजिम चेंज भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसे इराक में हुआ 2003 में, चाहे और भी लीबिया में हुआ, लीबिया और इराक में रेजिम चेंज हुए थे। यहाँ पे रेजिम चेंज नहीं हुए। यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को गिरफ्तार करके और किडनैप करके और कैप्चर करके, जो भी शब्द इस्तेमाल करे वो उसको कैप्चर करके यहाँ पे ले आए, न्यूयॉर्क में वो ले आए, और उनकी जगह पे जो मुड्रो के ही पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको वहां पे सत्ता में काबिज कर दिया गया है। ये सच्चाई है। लेकिन अमेरिका की इस पहल से, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या जस्टिफाई किया कि उन्होंने ये भी नहीं बोला कि जो हम वहां पे डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, या उन्होंने साफ बोला कि जो हम वहाँ की जो ऑयल इकोनॉमी है उसको हम मजबूत करेंगे, जो वहाँ पे रिसोर्सेज है उसको मजबूत करेंगे, कंपनियां अमेरिका से जाएगी, दुनिया के दूसरे देशों से जाएगी, वहाँ पे रिवेन्यू जनरेट होगा और वो वहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। तो सीधे सीधी ये कहा जाए कि अमेरिका का जो मेजर इंटरेस्ट है, और अमेरिका का क्या, ट्रम्प का जो इंटरेस्ट है वहाँ के रिसोर्सेज पे है और इस पे। लेकिन इसमें क्या है कि जो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ग्रीडीनेस है, ये जो ठगरी जो ट्रम्प वहां पे कर रहे हैं, इसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। आप समझिए कि दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक यूनाइटेड नेशन और एक इंटरनेशनल ऑर्डर आया, रूल ऑफ लॉ बना, नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उसका एक ही मकसद था कि जो अंतर्राष्ट्रीय समाज में एक ऑर्डर बना रहे, कोई भी देश दूसरे देश की सीमा का उल्लंघन ना करे, उसके सॉवरेंटी को उसको सॉवरेंटी को ये खत्म ना करें। लेकिन अमेरिका अमेरिका वो उस समय सबसे आगे पहल लेकर यूनाइटेड नेशन की स्थापना में करने में काफी मदद किया था। अमेरिका ने उससे पहले लीग ऑफ नेशन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, उसको भी स्थापित करने में मदद किया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन जब बना था तो अमेरिका उसका सदस्य नहीं बना था, लेकिन अमेरिका यहाँ यूनाइटेड नेशन का ये मेंबर भी बना और उसने कोशिश की कि जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर बने। अनफॉर्चुनेटली इस घटना के बाद कहीं भी कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है कहीं भी। अब अमेरिका जो दुनिया का वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज है, अगर अगर ये इस ढंग से व्यवहार कर रहा है तो आप किस मुंह से बोल सकते हैं कि रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है, रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया वो गलत है? आप तो नहीं, आप कैसे जायज ये अगर आप वेनेजुएला को जायज ठहराते हैं तो यूक्रेन में जो रशिया कर रहा है वो भी जायज है। और एक मायने में देखा जाए तो यूक्रेन में जो हो रहा है वो भी रशिया ने तो रिएक्ट किया, चूंकि अमेरिका अमेरिका लेड नेटो रशिया के द्वार तक पहुंच गया तो इन डिफेंस रशिया ने अटैक किया। अगर अगर नेटो का एक्सपेंशन नहीं होता रशिया की तरफ तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती कि यूक्रेन को इतनी तबाही देखनी पड़ती और रशिया यूक्रेन एक युद्ध में चले जाते। तो सर ये हाँ जी जी जी। सर, एक जो ये कहा जा रहा है कि ये ड्रग्स का बहुत बड़ा हो रहा था और ड्रग्स अमेरिका में के रास्ता वेनेजुला के थ्रू जा रहा था, इस पे कितनी सच्चाई है, इसको भी थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, ड्रग्स का तो कभी वेनेजुएला जाना नहीं जाता ड्रग्स के लिए, कोलंबिया वगैरह जाना जाता है। और देखिए एक्चुअली ये आ, एक एक्सक्यूज है कि ड्रग्स का, चूंकि आपको ये पसंद नहीं थे वहाँ के राष्ट्रपति मुद्रो, तो आप उनको खत्म करने के लिए कुछ भी पिछले 6-7 महीने से ये वेनेजुएला के जो काफी इन्होंने नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके जो समुद्र में जो जहाज चल रहे थे उस पर अटैक किया, उस पे उनके लोगों को मारा। ये एक सिलसिला चल रहा था और उसी की ये परिणति हुई कि उस दिन की जो उस पे अटैक करके, वेनेजुएला पे अटैक करके वहां के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को उन्होंने कैप्चर करके ये न्यूयॉर्क में लेके चले आए। तो ये एक कहने का मतलब है कि जो ये ड्रग्स तो एक एक्सक्यूज है। जैसे 2003 में जब इराक पे अटैक करने के लिए अमेरिका ने, उस समय जो बुश सीनियर थे, उसने उस बुश जूनियर ने ये कहा कि भाई उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, काफी लंबा चौड़ा वेपन्स है, ये है वो है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे। आपने ये सब एक्सक्यूज बनाकर इराक पे अटैक किया।
आपने लीबिया पे उसी एक्सक्यूज पे बनाकर अटैक किया, आपने फिर पूरे रीजन को डिस्टर्ब किया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? आज इराक में, इराक के डिस्टरबेंस की वजह से वहां पे आईएसआई पनपा, एक एक कट्टरवादी संस्था, एक जो ऑर्गेनाइजेशन जन्म लिया, जिसकी वजह से काफी मारकाट हुआ, न केवल इराक में बट पूरा सीरिया डिस्टर्ब हुआ, पूरा रीजन मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हुआ। उसकी वजह से रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ, वहाँ के लोग भागने लगे तो यूरोप में चले गए। यूरोप में जब ये रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ तो यूरोप की राजनीति पे इम्पैक्ट किया, और इसकी वजह से यूरोप में आज दक्षिणपंथी का बोलबाला हो गया। जर्मनी में जो कभी हिटलर, अब हिटलर को ओन करने में उनको शर्म आती है, आज हिटलर के ही नाम की एक पार्टी, हिटलर के ही अपने, हिटलर को अपना गुरु मानकर वो पार्टी है एएफडी, ऑल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेसी, जर्मनी में आज उत्थान पे है। आज उसके पास 15 से 20% वोट शेयर है। एक दो जो प्रोविंसेस हैं जर्मनी के, वहाँ पे उन वो काबिज हैं। आज पार्लियामेंट में वो बैठे हुए हैं, बुंडेस्टाग में बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी इस एक जो वो घटना जो इराक में हुई, जो लीबिया में हुई, जो सीरिया में हुई, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को आपने डिस्टर्ब किया, उसका रिपरकशंस पूरे पूरी दुनिया में पड़ा, सब जो विकसित देशों पे पड़ा। और आज यूरोप एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पे राइट विंग फोर्सेस, प्रोग्रेसिव फोर्सेस को पीछे धकेल रहे हैं, और पूरा पूरा जो उनका राजनीतिक सिस्टम कोलैप्स पे है और खतरे में आ गया है। तो क्या क्या अमेरिका फिर उसी ढंग से ये यहाँ पे हस्तक्षेप करके क्या अपने इतिहास से सीखना नहीं चाहता? क्या उस इतिहास से नहीं सीखना चाहता कि आपने अफगानिस्तान में जब सोवियत रशिया 1979 में, 1979 में वहां पे था गया, तो आपने सोवियत रशिया को हराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपने वहाँ के कट्टरवादियों को, वहाँ पे जितने भी रिलीजियस फेनेटिक्स लोगों को आपने आर्म्स एंड एमुनिशंस दिए, और एक ऐसी ताकत को जन्म दिया जो पूरे साउथ एशिया को डिस्टर्ब किया। तो अमेरिका अमेरिका की ये घिनौनी राजनीति आज से नहीं, बहुत पुरानी है, और इसकी वजह से पूरा पूरा विश्व डिस्टर्ब रहा है। दक्षिण एशिया आज जो अफगानिस्तान में जो स्थिति है, जो वो कट्टरवाद जो वहाँ पे केवल पनपा ही नहीं, वहाँ पे आज सत्ता में काबिज है। आज आज इसके लिए अमेरिका जिम्मेवार है। उसने मुजाहिदीनों को खड़ा किया, मुजाहिदीनों की एक सेना खड़ा की, उन उन प्रोग्रेसिव ताकतों के खिलाफ जो अफगानिस्तान को बदलना चाहते थे, जो अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते थे। अमेरिका का एक ही इंटरेस्ट था कि वो सोवियत रशिया को एक सीख सिखाए, उसको वहां पे अफगानिस्तान में हार दे, और इस वजह से उन्होंने अफगानिस्तान के किसी भी इंटरेस्ट को अपर मोस्ट नहीं रखा। अफगानिस्तान में क्या होगा क्या नहीं होगा, अफगानिस्तान में औरतों की हालात क्या होंगे क्या नहीं होंगे, आपने वहाँ के कट्टरवाद को पनपने दिया, वहाँ के कट्टरवाद को आपने पनाह दिया, पैसों से, हथियार से। और आज हालत ये है कि केवल अफगानिस्तान ही नहीं, पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब्ड है, इंडिया डिस्टर्ब्ड है, पूरा रीजन आज इस दौर से गुजर रहा है कि जो आप समझिए कि डिस्टेबलाइजेशन वाली स्थिति है। तो अमेरिका अमेरिका हमेशा इन ताकतों को, ऐसे ताकतों को अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसे ही ताकतों को बढ़ावा देते रहा है। और कोई गारंटी नहीं है कि जो अमेरिका जो वहाँ पे अब बोल रहा है कि न्यूयॉर्क से ही, अब वॉशिंगटन से ही हम रूल करेंगे वेनेजुला में, तो आप वहाँ पे एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग पीपुल ऑफ वेनेजुला क्या अमेरिका के इस डिक्टेटरशिप को स्वीकार करेंगे? क्या वो अमेरिका के जो मनमानापन है उसको स्वीकार करेंगे? देखिए, कितना भी ये जो प्रॉब्लम वेनेजुला में, अगर मान लिया मुद्रो एक डिक्टेटर थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को ओवरटर्न कर दिया, उनके मैंडेट को नहीं माना, उनको रीक कर लिया। ये वेनेजुला की प्रॉब्लम थी, वहाँ के लोग लड़ते और उसको हराते। लेकिन अमेरिका ने वहाँ पे हस्तक्षेप करके एक वहाँ के लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है। वहाँ की जो सार्वभौमिकता है, सॉवरेंटी है, उसको वायलेट किया है, जो जो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है, और एक इंटरनेशनल ऑर्डर में को बिगाड़ने की ये कोशिश है। और ये समझिए कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति हुई है।
सर एक चीज ये भी समझा दिए, क्योंकि ये भी चर्चा हो रही है, बात निकल कर आ रही है कि डॉलर के अस्तित्व को नकार रहा था वेनेजुला, जो उसका पेट्रोल भंडार था, तो वो डॉलर से ना लेके यूनान से खरीदारी करी। तो इस बात पे कितनी सच्चाई है, इसकी क्या कहानी है? देखिए, एक जो इंटरप्रिटेशन ये भी है कि जो चूंकि वेनेजुएला का सबसे ज्यादा जो तेल है वो चाइना खरीदता था, तो एक चाइना पे भी, इस वेनेजुएला पे अटैक करके यूएस चाइना को भी एक सबक सिखाना चाह रहा है, चाइना पे भी अटैक करना चाह रहा है। लेकिन इससे इसमें ये है कि जो अमेरिका की इस जो क्या जो ये नीयत का जो नीयत है कि जो दूसरे एक पैरेलल पावर को नहीं खड़ा होने देना, उनको हर्ट करना, इसका एक ही काट है कि आप मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा दें, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें ग्लोबल साउथ के लोग हैं, बढ़ावा दें और अमेरिका को अपनी उसकी औकात दिखाए, अमेरिका को उसके उसको लाइन पे लाएं कि जो आप मनमाना ढंग से दुनिया को नहीं चला सकते। इसके लिए है कि जो चाइना, रशिया, इंडिया जैसे कंट्री को आगे आना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। हम यूरोप की बात नहीं कर सकते कि चूंकि यूरोप आज उस यूरोप को ज्यादा डर रशिया से है। यूरोप को इसका डर नहीं है कि जो ट्रम्प क्या कर रहे हैं। यूरोप यूरोप की जो अब स्थिति है, यूरोप के यूरोपियन लीडर्स ने जो लाइन लिया है, जो स्टैंड लिया है इस क्राइसिस के बाद, वो काफी, समझिए, एक कमजोर स्टैंड है, एक बचकाना स्टैंड है, एक एक डरा 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 हुआ स्टेप है। और जो यूरोप यूरोप को मतलब एक अच्छे नजरिए से दुनिया में पेश नहीं करता है, और यूरोप को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ये स्थिति में यूरोप को अपनी अपनी आवाज जरूर रखनी चाहिए। अगर गलत किया अमेरिका ने तो एकदम खुलकर सामने आना चाहिए, और जो जो मेरे ख्याल से अभी यूरोप नहीं कर रहा है, और इसका मेरे ख्याल से खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। सर एक भारत का भी बता दीजिए कि एक बार तो ट्रम्प साहब कहते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया और खुद वेनेजुला के अंदर घुस जाते हैं, फिर बार बार उनके स्टेटमेंट्स आते हैं कि भाई उनको प्लीज किया जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। तो भारत की क्या स्थिति है? भारत तो अपना रुख बता रहा है कि वो कंसर्न जता रहा है, कंडेम नहीं कर रहा है। अनफॉर्चुनेट है। देखिए, भारत सरकार का जो रवैया है, वो जो पॉपुलर ओपिनियन है भारत में और पॉपुलर सेंटिमेंट है जो भारत में, उसके खिलाफ है। आज आप रोड पे कहीं पे भी चले जाएं, किसी चाय की दुकान पे बैठ जाए, चाहे किसी मार्केट में चले जाएं और एक एक नॉर्मल गप करने लगे, तो आपको अगर 10 लोगों से बात कर रहे हैं तो 8 लोग बोलेंगे कि ये गलत कर रहा है। ट्रम्प ने जो भी किया वेनेजुएला में, वो गलत किया। ये पॉपुलर सेंटिमेंट है। और ये भी सच्चाई है कि आज वेनेजुएला का कैपिटल क्या है, आधा हिंदुस्तान नहीं, आधे हिंदुस्तान को पता नहीं होगा। वेनेजुएला कहाँ है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन वेनेजुएला में जो घटना हुई, वेनेजुएला के साथ जिस ढंग का ट्रीटमेंट रहा यूएस का, उससे सब लोग आहत हैं। और वो उनको लगता है कि जो ये जो रंगदारी जो अमेरिका कर रहा है वहां पे वेनेजुएला में, वो गलत है। और इस सेंटिमेंट को भारत को रिफ्लेक्ट करना चाहिए था। और देखिए, भारत भारत को ये बोलने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी कि जो अमेरिका ने इंटरनेशनल ऑर्डर का वायलेशन किया है, ये एक सॉवरेन नेशन पे अटैक है, और ये नहीं करना चाहिए था। ये जो एक्सप्रेसिंग कंसर्न और लुकिंग एट विद कंसर्न जो वर्डिंग है, डीप कंसर्न से हम देख रहे हैं चीजों को, ये कुछ नहीं है, मीनिंगलेस है। मतलब कि आपने हिंदुस्तान की आवाज को दबा दिया। भारत की सरकार ने हिंदुस्तान की आवाज को दबा दिया। हिंदुस्तान जो कभी भी, मतलब आजादी के पहले से ही दुनिया के अलग अलग क्राइसिस में अपना स्टैंड लिया करता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने हर एक मीटिंग में दुनिया में, चाहे प्रॉब्लम हो अफ्रीका में, चाहे प्रॉब्लम और भी यूरोप में हो, चाहे और भी एशिया के दूसरे मुल्कों में हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस आज़ादी के दौर में जब जब भी वो बैठक करते थे तो इन चीज़ों पे स्टैंड लेते थे। नेहरू खुद भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य थे और अटेंड करते थे एज एज लीडर फ्रॉम इंडिया। तो एक प्रखर आवाज रहा है। और उसके बाद आज़ादी के बाद जब भारत एक नया 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 कंट्री था, उसके पास उतनी इकोनॉमिक क्षमता नहीं थी, आर्थिक क्षमता नहीं थी, और उसके बावजूद भी भारत अपने मोरल पावर के थ्रू,
अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का लीडर था, नॉन अलाइंड नेशन का लीडर था, और ग्लोबल साउथ को अपने साथ लेकर चलता था। एक बहुत बड़ा वेट होता था इंडिया का, अपने जो कहते हैं अपनी औकात से ज्यादा ये वेट रखते थे आवाज में। वो दौर था। भारत ने कोरियन युद्ध में हस्तक्षेप किया, उसमें भूमिका निभाई, पनामा क्राइसिस में भूमिका निभाई, और अलग अलग वक्त में क्राइसिस में अपना अपना ये आवाज अपनी आवाज उठाई और हस्तक्षेप किया। एक वो भी दौर था कि जब 1971 में बांग्लादेश में जब क्राइसिस आया, तो भारत ने अमेरिका के कहने के बावजूद, धमकी देने के बावजूद भी, बांग्लादेश में जो कत्लेआम चल रहा था पाकिस्तान के जो लीडर थे याहिया खान के सेना के द्वारा, उसको रुकवाने के लिए, उसको उसको हटाने के लिए बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया, और बांग्लादेश एक नया कंट्री बनकर निकला डिस्पाइट यूएस प्रेशर। तो कहने का मतलब भारत की एक अपनी आवाज रही है, एक बुलंद आवाज रही है, और भारत के लोग इसी रूप में अपने आप को देखते हैं कि जो अगर हम अमेरिका जैसी इकोनॉमी नहीं भी है तो भी हम एक एक सिविलाइजेशनल नेशन है, एक हमारा अपना एक इतिहास है, हम अपनी बात रखेंगे और गलत को गलत बोलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो, जैसा मैं बोल रहा था आपसे, कि जब ये जो खुशफहमी लोग पालते हैं कि जो ऐसा होना चाहिए, जब वो मोर नाचते नाचते जब अपने पैर की तरफ देखता है तो रुक जाता है, क्योंकि पैर ही उसका सबसे बदसूरत पार्ट होता है शरीर का। आज भारत के साथ अनफॉर्चुनेटली यही है कि भारत के लोग अपने इतिहास पे गर्व करते हुए, अपने अतीत पे गर्व करते हुए, अपने सिविलाइजेशन पे गर्व करते हुए बहुत फूले नहीं समाते, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारी एक ऐसी सरकार है जो मोर के पांव की तरह है, तो रुक जाते हैं, सहम जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं ये आवाज उठा पा रहे हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है कि जो भारत को प्रखर रूप से बोलना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी ने काफी खुलकर स्टैंड लिया और बोला कि जो ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर का वायलेशन है, और ये नहीं होना चाहिए था। कम से कम कांग्रेस पार्टी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक पार्टी जिसने 50 साल के करीब देश को चलाया है, उसने वो स्टैंड लिया जो मेरे ख्याल से सही था। जो लगा कि कांग्रेस ने ये स्टैंड इसलिए लिया होगा कि जो उसको लगा हो कि भारत सरकार खुलकर सामने नहीं आ रही है, खुलकर बोल नहीं रही है, जो गलत हो रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर में उसको बोल नहीं रही है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी ने वो स्टैंड लिया होगा, जो मेरे ख्याल से सही है। सर बस अब चलते चलते ये बता दिए कि आगे वेनेजुएला का क्या भविष्य देख रहे हैं। अमेरिका की कोर्ट में है और हमें पता है कि फैसला क्या होगा, वेनेजुएला के पक्ष में तो शायद नहीं होगा। तो आने वाली स्थिति में वहां पर क्या होने वाला है? क्या सरकार बदली जाएगी, किसी को नियंत्रण होगा, अमेरिका कंट्रोल करेगा, क्या अभी क्या खबरें आ रही? देखिए वहां पे जो वेनेजुएला ही केवल अगर आप देखेंगे तो वेनेजुएला में जो होगा, अगर ट्रम्प जो चाहते हैं वहां पे अगर वो कर दें, उनका उनका तो फाइनल गोल है कि एक ऐसी सरकार आए जो राइट विंगर्स हो, उनकी बात सुने, जो उनकी विचारधारा से हो। अगर वहां हो जाता है वो, अगर वो सक्सीड कर जाते हैं, तो ये सक्सीड कर जाते हैं, जरूर रेजिम बदलने में सक्सीड कर जाएंगे, क्या वो अपने पॉलिटिकल मकसद में भी सक्सीड होंगे? क्या वेनेजुएला के लोग उनको सक्सीड होने देंगे? ये भी बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प जो चाहेंगे वो कर देंगे, उनके पास जितनी ताकत है, लेकिन लोग वहां पे हैं, लोगों को आहत पहुंचा होगा, और उनके उनके प्राइड पे, सॉवरेंटी पे आप अटैक कर रहे हैं। और वहाँ जो सोशलिस्ट पार्टी है, रूलिंग सोशलिस्ट पार्टी है, उसको वो भी खुलकर से वहाँ के लोग, उसके समर्थक लोग खुलकर सामने आएंगे, तो ये आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए वहाँ पे बदल कर चला दे, चाहे किसी के थ्रू चला ले, वो आसान नहीं होगा। अभी देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन इससे क्या होता है कि जो एक ये भी बनता है कि क्या वो ईरान में भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ईरान में जिस ढंग का बयान आ रहा है अमेरिका की तरफ से, और जो ईरान में जो आर्थिक स्थिति खराब है उसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अमेरिका खुल्लम खुल्ला समर्थन कर रहा है उनका, और वो धमकी भी दे रहा है कि अगर ईरान की सरकार ने उन पे जुल्म ढाया और उनको क्रश करने की कोशिश की तो अंजाम सही नहीं होगा। तो अगर ये ट्रम्प
अपनी अपने अपना ये जो कहते हैं जो रंगदारी को और भी दूसरे तरफ ले जाके इस ढंग से हरकत करेंगे ईरान में, तो मेरे ख्याल से वो एक वो दूसरा उनका सुसाइडल एक्ट होगा। ईरान वगैरह पे आप अटैक करके आप वो केवल रीजन को ही डिस्टेबलाइज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे पूरे व्यवस्था को आप डैमेज कर रहे हैं, और ऊपर से आप भी फंसेंगे अगर आप ईरान में कैसे कोई भी जो सत्ता में बदलने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स ये सच्चाई ये भी है कि ठीक है, वहाँ पे जो इस्लामिक रूलर्स है उसके खिलाफ सेंटिमेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी नहीं चाहते हैं लोग कि जो फॉरेन फोर्सेस अपने अपने आदमी को तेहरान में बैठा दे। तो ये एक जो लड़ाई है, लोगों की लड़ाई है, जो अपने से लड़ने देना चाहिए, और अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। तो वेनेजुएला में रास्ता आसान नहीं होगा, मैं समझता हूँ ट्रंप के लिए। ट्रंप इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी हो रहे हैं ट्रंप के, इवन यूएस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आने वाले मेरे ख्याल से अगले 6-7 महीने में वहाँ पे इलेक्शंस भी है जो रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पे। और ट्रंप अपने ही जो स्टेटेड पॉलिसी है कि जो युद्ध नहीं होने देंगे वो अपने रेजिम में, और कोई सारे युद्ध को बंद करेंगे, उसके खिलाफ वो चले गए। उन्होंने अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया ऐसे वक्त जब अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, अमेरिका में इतना क्योस फैला हुआ है और दुनिया में क्योस फैला हुआ है। तो ट्रंप के लिए आने वाला रास्ता मैं नहीं समझता हूँ कि आसान होगा। फिर उनको किस ढंग से जस्टिफाई करेंगे यूक्रेन में जो हो रहा है, उसको यूक्रेन को कैसे वो खत्म करेंगे युद्ध में। एक गोलबंदी मेरे ख्याल से जरूर होगी दुनिया में जियोपॉलिटिकल लेवल पे। अब यही लगता है, चूंकि अब ये अमेरिका हदें पार कर दिया, ट्रंप ने अब सारी हदों को क्रॉस कर दिया, जो मेरे ख्याल से बहुत सा दुनिया के बहुत सारे देश, सिविल सोसाइटी को ये मतलब ये एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, और इसका रेजिस्टेंस जरूर होगा, स्ट्रांग होगा ही। शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत अच्छे से इस मुद्दे को समझाया। उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहें और देश विदेश में जो चल रहा है इसी की चर्चा करते रहें। शुक्रिया बहुत बहुत। तो दर्शकों, अगर आपके कोई सवाल हो, आप संजय जी से कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो आप मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना प्रश्न, और हम उम्मीद करेंगे कि हम उसका जवाब दें आपको, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है और गलत को गलत कहना जरूरी है। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।